क्या एक व्यापारी पूरी जमीन को सोने के सिक्कों से ढंक कर उसे खरीद सकता है? क्या किसी स्थान की कीमत केवल सोने के सिक्कों से मापी जा सकती है, या उसका असली मूल्य वहां मिलने वाली शांति और ज्ञान में छिपा होता है? प्राचीन भारत के इतिहास में एक ऐसी घटना दर्ज है जहां एक धनी व्यापारी ने भगवान बुद्ध के लिए एक विहार बनवाने की खातिर पूरी धरती को सोने की मोहरों से बिछा दिया था। हम बात कर रहे हैं श्रावस्ती की, वह महान नगरी जो कभी उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कौशल की राजधानी थी। आज जहां केवल खंडहर और ईंटों के ढेर नजर आते हैं, वहां कभी सम्राटों के महल और ऋषियों के आश्रम हुआ करते थे। लेकिन आधुनिक पुरातत्व ने जब इन खंडहरों को कुरेदना शुरू किया, तो जो सच सामने आया उसने इतिहास की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया। आज के इस एपिसोड में हम श्रावस्ती के वैभव, अनाथ पिंडक के उस अद्वितीय स्वर्ण दान और इस साम्राज्य के रहस्यमय अंत की परतों को खोलेंगे। श्रावस्ती का नाम सुनते ही आंखों के सामने एक ऐसे महानगर की तस्वीर उभरती है जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापार और धर्म का सबसे विशाल केंद्र था। यह कौशल महाजनपद की राजधानी थी, जिस पर राजा प्रसेनजित का शासन था, जो स्वयं भगवान बुद्ध के समकालीन और उनके परम भक्त थे। ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार श्रावस्ती उस समय की 6 सबसे बड़ी नगरियों में से एक थी। इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि यह दक्षिण पथ और उत्तरापथ जैसे प्रमुख व्यापारिक मार्गों के मिलन बिंदु पर स्थित थी। यहाँ की गलियों में चीन, मध्य एशिया और दक्षिण भारत के व्यापारियों का शोर सुनाई देता था। लेकिन श्रावस्ती की सबसे महान पहचान व्यापार नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता थी। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के 45 वर्षावासों में से लगभग 25 वर्षावास यहीं व्यतीत किए थे। इसका अर्थ है कि बुद्ध ने अपने जीवन का सबसे लंबा समय इसी नगरी में प्रवचन देते और धम्म का प्रचार करते हुए बिताया। यही वह भूमि है जहां अंगुलिमाल जैसे खूंखार डाकू का हृदय परिवर्तन हुआ था। श्रावस्ती केवल एक शहर नहीं था, यह उस समय के बौद्धिक और सामाजिक बदलाव का हृदय था। इसी श्रावस्ती की सबसे प्रसिद्ध कहानी जुद्दी है अनाथ पिंडक नाम के एक अत्यंत धनी व्यापारी से। अनाथ पिंडक, जिसका अर्थ होता है अनाथों को भोजन देने वाला, बुद्ध का अनुयायी था। वह बुद्ध के रहने के लिए एक शांत और सुंदर स्थान बनाना चाहता था। उसे श्रावस्ती के राजकुमार जेत की एक वाटिका पसंद आई, जिसे जेतवन कहा जाता था। जब अनाथ पिंडक ने वह जमीन खरीदनी चाही, तो राजकुमार ने मजाक में एक असंभव शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि यदि तुम इस पूरी जमीन को सोने के सिक्कों से ढंक सको, तभी यह तुम्हारी होगी। अनाथ पिंडक पीछे नहीं हटा। उसने अपनी बैलगाड़ियों से सोने की मोहरें मंगवाईं और एक एक करके पूरी जेतवन की धरती को सोने से पाट दिया। यह दृश्य इतिहास में स्वर्ण दान के नाम से अमर हो गया। आज जब हम श्रावस्ती के पुरातात्विक अवशेषों को देखते हैं, तो हमें इसी जेतवन के अवशेष मिलते हैं, जो उस समय की संपन्नता और श्रद्धा का मूक प्रमाण है। श्रावस्ती का आधुनिक इतिहास तब शुरू हुआ जब 1863 में महान पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने उत्तर प्रदेश के बहराइच और गोंडा जिलों की सीमा पर स्थित सहेत महेत नामक 2 टीलों की पहचान प्राचीन श्रावस्ती के रूप में की। कनिंघम ने बौद्ध ग्रंथों और चीनी यात्री फाहियान और ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांतों का बारीकी से अध्ययन किया था। सहेत वह हिस्सा था जहां प्राचीन जेतवन विहार स्थित था, जबकि महेत वह टीला था जहां कौशल की मुख्य नगरी और राजा के महल थे। खुदाई के दौरान यहां मौर्यकालीन और कुषाणकालीन ईंटों के विशाल ढांचे मिले। सबसे महत्वपूर्ण खोज थी यहां के स्तूप और मंदिर। यहां भगवान बुद्ध का गंधकुटी विहार मिला, जहां वे स्वयं निवास करते थे। पुरातत्वविदों ने जब यहां की मिट्टी की परतों का विश्लेषण किया, तो उन्हें कई चरणों के निर्माण कार्य मिले। शुरुआती दौर में लकड़ी और कच्ची ईंटों का प्रयोग था, लेकिन सम्राट अशोक के समय में यहां पक्की ईंटों और पत्थर के विशाल स्तूपों का निर्माण हुआ। यहां मिली बुद्ध की प्रतिमाओं और शिलालेखों ने यह स्पष्ट कर दिया कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक श्रावस्ती एक जीवंत केंद्र बना रहा। श्रावस्ती की खुदाई में जो एक और अद्भुत चीज सामने आई, वह थी यहां की इंजीनियरिंग और शहरी नियोजन। प्राचीन भारत के लोग केवल धर्म और दर्शन में ही नहीं, बल्कि वास्तुकला में भी निपुण थे। श्रावस्ती का किला एक अर्धचंद्राकार आकार में फैला हुआ था।
इसकी सुरक्षा के लिए चारों ओर मिट्टी की विशाल दीवारें और गहरी खाइयां बनाई गई थीं। यहाँ की ड्रेनेज व्यवस्था यानी जल निकासी प्रणाली आज के इंजीनियरों को भी हैरान कर देती है। खुदाई में टेराकोटा की बनी नालियां और सोखने वाले गड्ढे सोक पिट्स मिले हैं, जो यह दर्शाते हैं कि प्राचीन भारतीय स्वच्छता के प्रति कितने जागरूक थे। शहर के भीतर सड़कों का जाल बिछा हुआ था, जो सीधे व्यापारिक क्षेत्रों और प्रशासनिक केंद्रों को जोड़ते थे। यहाँ के घरों में पकी हुई ईंटों का उपयोग और अनाज के भंडारण के लिए बने बड़े बड़े कोठार ये बताते हैं कि श्रावस्ती एक अत्यंत समृद्ध और सुव्यवस्थित नगरी थी। राप्ती नदी के तट पर स्थित होने के कारण यहाँ कृषि और सिंचाई की भी उन्नत व्यवस्था थी। व्यापारिक दृष्टि से देखें तो श्रावस्ती एक ऐसा जंक्शन था जहां से सामान पूरब में पाटलिपुत्र, पश्चिम में तक्षशिला और दक्षिण में पैठान तक जाता था। यहाँ के व्यापारियों के पास अपनी मुद्राएं और मोहरें थीं। खुदाई में मिले सिक्कों से पता चलता है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था न केवल मजबूत थी, बल्कि उसका विस्तार बहुत बड़ा था। लेकिन सवाल यह उठता है कि इतना भव्य, इतना संपन्न और इतना पवित्र शहर अचानक इतिहास की धूल में कैसे दब गया? श्रावस्ती के पतन की कहानी किसी एक कारण से नहीं जुड़ी है। हुएनसांग जब 7वीं शताब्दी में यहाँ आया तो उसने अपनी डायरी में लिखा कि यह नगर लगभग उजड़ चुका है और यहाँ केवल कुछ ही लोग बचे हैं। श्रावस्ती के पतन का पहला कारण व्यापारिक मार्गों में बदलाव माना जाता है। जैसे जैसे मगध साम्राज्य का उदय हुआ और पाटलिपुत्र अधिक शक्तिशाली होता गया, श्रावस्ती की व्यापारिक महत्ता कम होने लगी। दूसरा प्रमुख कारण प्राकृतिक आपदाएं और राप्ती नदी के मार्ग में बदलाव हो सकता है। पुरातात्विक साक्ष्यों में बाढ़ के संकेत मिलते हैं, जिन्होंने शायद इस महान नगरी के निचले हिस्सों को बार बार नुकसान पहुंचाया। लेकिन सबसे बड़ा आघात लगा 11वीं और 12वीं शताब्दी के विदेशी आक्रमणों से। जब उत्तर भारत में तुर्क आक्रमणकारियों की लहर आई तो उन्होंने बौद्ध और जैन केंद्रों को विशेष रूप से निशाना बनाया। श्रावस्ती, जो उस समय एक प्रमुख धार्मिक केंद्र था, इन आक्रमणों की आग में झुलस गया। मठ तोड़ दिए गए, भिक्षु पलायन कर गए और धीरे धीरे जंगल ने इस नगरी को अपनी आगोश में ले लिया। सदियों तक श्रावस्ती के टीले केवल स्थानीय लोगों के लिए सहेत महेत के नाम से जाने जाते रहे, जब तक कि आधुनिक पुरातत्व ने इसे फिर से जीवित नहीं कर दिया। आज श्रावस्ती केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों की विरासत और उनकी सोच का प्रतिबिंब है। अनाथ पिंडक का स्वर्ण दान हमें सिखाता है कि धन का सबसे अच्छा उपयोग ज्ञान और शांति के प्रसार में है। वहीं यहाँ की ड्रेनेज व्यवस्था और किलेबंदी हमें प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग की श्रेष्ठता की याद दिलाती है। श्रावस्ती के खंडहरों में आज भी एक शांति महसूस होती है, वही शांति जिसकी तलाश में भगवान बुद्ध यहाँ आए थे। इतिहास की ये अनसुलझी कड़ियां हमें बताती हैं कि कोई भी साम्राज्य कितना भी महान क्यों ना हो, यदि वह समय की चुनौतियों और बदलावों के साथ खुद को नहीं ढालता, तो वह केवल अवशेषों में सिमट कर रह जाता है। श्रावस्ती की खोज अभी पूरी नहीं हुई है। आज भी सहेत महत के कई हिस्से मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं, जो शायद भविष्य में हमें प्राचीन भारत के और भी गहरे रहस्यों से अवगत कराएंगे। श्रावस्ती के इन मौन पत्थरों से विदा लेते हुए हम अपनी यात्रा को भारत के पश्चिमी तट की ओर ले चलेंगे। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्यमय बंदरगाह की जिसे प्राचीन काल में रोम का प्रवेश द्वार कहा जाता था, जहां से काली मिर्च और मसालों का ऐसा व्यापार होता था जिसने रोम के खजाने खाली कर दिए थे। वह बंदरगाह जो एक भयंकर बाढ़ के बाद मानचित्र से पूरी तरह गायब हो गया। क्या आप जानते हैं मुजरिस की अनकही दास्तान? अगली बार हमारे साथ चलिए केरल के उन प्राचीन तटों पर, जहां इतिहास और समुद्र की लहरें एक नई कहानी सुनाने के लिए तैयार हैं। तब तक के लिए इतिहास को देखते रहिए, क्योंकि जो बीत गया है वही हमें भविष्य का रास्ता दिखाता है। अभी के अभी इस वीडियो को एक बड़ा लाइक दें, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और उस घंटी वाले बेल बटन को दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।